बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम स्टूडेंट्स को मैं इस लेक्चर में वेलकम कहता हूं। और इस लेक्चर के लिए टॉपिक जिस तरह आप देख रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक आज डिस्कस करेंगे जो कि है बीट्स। बीट्स को डिफाइन करेंगे, बीट्स के प्रोड्यूस होने की रीज़न क्या है, और एक सेकंड में हाउ मैनी बीट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, इसका कोई रिलेशन डिस्कस करेंगे। और फिर इसी टॉपिक के एंड में हम डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ बीट्स। सबसे पहले अगर हम इसको डिफाइन कर लें, the periodic variations of sound between maximum and minimum loudness are called beats। पीरियाडिक वेरिएशन का मतलब होगा कि ऐसी वेरिएशन जो एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होगी और साउंड की जो लाउडनेस है वो बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वो वेरी करेगी। यानी लाउडनेस मैक्सिमम, फिर लाउडनेस मिनिमम यानी ज़ीरो हो जाएगी, फिर लाउडनेस मैक्सिमम और फिर उसकी वैल्यू ज़ीरो। तो ये पीरियाडिक वेरिएशन होगी, यानी ये जो वेरिएशन है ये बार बार इक्वल इंटरवल के बाद रिपीट की जाएंगी। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम डिस्कस करेंगे ट्यूनिंग फोर्क्स गिव आउट प्योर नोट्स, कि जो ट्यूनिंग फोर्क है अगर उसको वाइब्रेट किया जाए तो वो प्योर नोट्स प्रोड्यूस करते हैं। और इफ टू ट्यूनिंग फोर्क्स ए एंड बी ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी से 36 हर्ट्ज आर साउंडेड सेपरेटली, अगर हम दो ट्यूनिंग फोर्क को हिट करते हैं, बीट करते हैं, जिनकी दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, हम सपोज कर लेते हैं कि उन दोनों की फ्रीक्वेंसी 36 हर्ट्ज है, दे विल गिव आउट प्योर नोट्स। दोनों की ज़ाहिर है एक ही टून होगी, नोट होगी, और सेम फ्रीक्वेंसी होने की वजह से दोनों की जो साउंड है उनको डिफ्रेंशिएट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। बच्चों ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे एक टीवी स्क्रीन, टीवी के साथ सेट के साथ दो स्पीकर्स अगर लगे हुए हैं, वो दोनों से एक ही फ्रीक्वेंसी की साउंड निकलती है और हम उन सेपरेट साउंड को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। तो यही सूरत हाल यहाँ पर है कि दो ट्यूनिंग फोर्क जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, अगर उनको वाइब्रेट किया जाता है तो दोनों की जो साउंड्स हैं वो मिक्सअप हो जाएंगी और उनको सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करना यानी उनको अलग अलग पहचानना ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। इफ दे आर साउंडेड साइमल्टेनियसली, यानी एक ही वक्त में उनको वाइब्रेट किया जाए, उनसे साउंड प्रोड्यूस की जाए, इट विल बी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट द नोट्स ऑफ वन ट्यूनिंग फोर्क फ्रॉम दैट ऑफ द अदर। The sound waves of the two will be superposed, दोनों की साउंड जो है वो एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाएंगी, सुपरपोज हो जाएंगी, मिल जाएंगी on each other and will be heard by human ear as a single pure note, और कोई भी इंसानी कान उनको एक ही नोट के तौर पर सुनेगा। इसके बाद अगर हम दोनों में से एक ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर लेते हैं नेक्स्ट ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी थे, तो इसके बाद फिर क्या होगा, इफ ट्यूनिंग फोर्क बी इज लोडेड विद सम वैक्स और प्लास्टिसिन, इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी लोअर्ड, से इट बिकम्स 32 हर्ट्ज। अब ट्यूनिंग फोर्क बी जो है उसकी हमने ये किया कि उसकी प्रोंग को वैक्स लगा दिया और वैक्स लगाने के बाद ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिक्रीज हो जाती है। तो इनिशियली इसकी फ्रीक्वेंसी 36 थी, जब इसकी प्रोंग के साथ हमने वैक्स लगा दिया तो इसकी फ्रीक्वेंसी फिर कम होकर हो गई है 32 हर्ट्ज। अब जब इनको हम
वाइब्रेट करेंगे तो डेफिनेटली दोनों अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट होंगे और अब इनकी जो साउंड है वो मिक्सअप नहीं होगी। इसके बाद क्या होता है ये अभी हम डिस्कस करेंगे। जी बच्चों, ये ट्यूनिक फोर्क ए है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 36 हर्ट्ज और ये सेकंड जो वेव शो की गई है ये ट्यूनिक फोर्क बी है जिसकी फ्रीक्वेंसी है अब 32 हर्ट्ज। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब गौर कीजिए कि अगर ट्यूनिक फोर्क ए की फ्रीक्वेंसी 36 हर्ट्ज है और ट्यूनिक फोर्क बी की फ्रीक्वेंसी है 32 हर्ट्ज, एक सेकंड में नंबर ऑफ वेव्स जो प्रोड्यूस होंगी उसकी वेरिएशन क्या होंगी। तो ये ट्यूनिक फोर्क एक इसकी यहाँ इस पॉइंट से लेकर नेक्स्ट ये जो लाइन नजर आपको नजर आ रही है वहां तक की नंबर ऑफ वेव्स हम काउंट करेंगे और बच्चों इसकी फ्रीक्वेंसी है 36 हर्ट्ज, मतलब ये इसने एक सेकंड में टोटल 36 वेव्स प्रोड्यूस करनी है। लेकिन हम ये दो पॉइंट्स के दरमियान टाइम इंटरवल ले रहे हैं 1/8 सेकेंड। तो अगर इसकी एक सेकंड में टोटल वेव्स प्रोड्यूस होनी है 36, तो 1/8 सेकंड में वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगी 4.5। तो ये देखिए यहाँ से हमने हाईएस्ट पॉइंट से शुरू किया है, नेक्स्ट यहाँ तक 1 वेव हो जाएगी, ये 2, 3, 4 एंड ये हाफ। 4.5 वेव प्रोड्यूस हुई हैं 1/8 सेकंड में और इसके बाद नेक्स्ट 1/8 सेकंड में 4.5 और हो जाएंगी। तो टोटल इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक टोटल वेव्स हो जाएंगी 9। ये तो होगी ट्यूनिक फोर्क ए की नंबर ऑफ वेव्स। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ, इस लाइन से लेकर यहाँ तक टाइम इंटरवल है 1/8 सेकेंड। अगर ट्यूनिक फोर्क ए की फ्रीक्वेंसी 36 हर्ट्ज है तो 1/8 सेकंड में जो नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस होंगी वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 36 डिवाइडेड बाई 8 कर लें तो ये वैल्यू आ जाएगी 4.5। तो 1/8 सेकंड में नंबर ऑफ वेव्स आ जाएंगी 4.5। ये 1 वेव, 2, 3, 4 एंड ये हाफ 4.5। और इसके बाद जो सेकंड ट्यूनिक फोर्क है अब उसकी फ्रीक्वेंसी है 32 हर्ट्ज, यानी एक सेकंड में उसमें वेव्स प्रोड्यूस होनी है टोटल 32। लेकिन 1/8 सेकंड में कितनी वेव्स हो जाएंगी, 32 डिवाइडेड बाई 8 करें तो 1/8 सेकंड में नंबर ऑफ वेव्स हो जाएंगी 4। तो ये देखिए यहाँ इस पॉइंट से लेकर 1, 2, 3, 4 और 1/8 सेकंड में वेव्स प्रोड्यूस होगी 4 और इसी तरह नेक्स्ट फिर 1/8 सेकंड में 4 + 4 हो जाएंगी 8 और यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1/8 सेकेंड प्लस 1/8 सेकेंड ये हो जाएगा टोटल 1/4 सेकेंड। इसमें ट्यूनिक फोर्क ए की फ्री नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस होती है 9 और ट्यूनिक फोर्क बी की नंबर ऑफ वेव्स यहां तक प्रोड्यूस होती हैं 8। अब ये तो होगी दोनों की अलग अलग वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं जो उनको हमने डिस्प्ले किया। तो बच्चों लाउडनेस तब इंक्रीज होगी जब एक वेव का डिस्प्लेसमेंट और सेकंड वेव का डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, यानी क्रेस्ट और क्रेस्ट आमने सामने है। तो इन दोनों वेव्स ने सुपरपोज होने हैं और जब क्रेस्ट और क्रेस्ट दोनों की एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट वेव बननी है ये रिजल्टेंट वेव का ग्राफ है। तो यहाँ पर रिजल्टेंट वेव का ग्राफ या उसका एम्पलीट्यूड इन दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड के सम के इक्वल हो जाएगा, यानी एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा। इसके बाद ये वाला पॉइंट जो है 1/8 सेकंड के बाद देखिए जो ट्यूनिक फोर्क ए की वेव है उसका यहाँ पर ट्रफ है और ट्यूनिक फोर्क बी जो है उसका यहाँ पर क्रेस्ट, या यूं कह लें कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, ये अपर डायरेक्शन में।
तो ऑपोजिट डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे कैंसिल करेंगे और इस पॉइंट पर जो रिजल्टेंट वेव है उसका फिर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। एक और सेंस में भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये अगर मीन पोजीशन की लाइन ड्रा कर लें आप, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, इस वेव का अपर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, और प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगी, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट 0। और यहां पर दोनों वेव का डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो x प्लस एक्स यहां पर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट 2x। तो ये है बच्चों इनमें वेरिएशन। यहां पर अब लाउडनेस 0 हो जाएगी, यहां पर लाउडनेस मैक्सिमम। इसके बाद यही वेरिएशन हम टेबल में डिस्कस करेंगे। ये टेबल आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह क्लियर करेगा। टेबल हमने बनाया है टाइम इन सेकेंड्स और नंबर ऑफ वाइब्रेशन कह लें या नंबर ऑफ वेव्स, बाय ट्यूनिक फोर्क A और देन नंबर ऑफ वेव्स बाय ट्यूनिक फोर्क B। बच्चों टोटल टाइम हमने लिया है 1 सेकेंड और उसको टोटल हमने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। पहले 0, फिर नेक्स्ट 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8 एंड सो ऑन, 7/8, 8/8 जो कि इक्वल होता है 1। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक टोटल टाइम का इंटरवल है 1 सेकेंड। और नंबर ऑफ वेव्स बाय ट्यूनिक फोर्क A जिसकी फ्रीक्वेंसी 36 है, तो जब टाइम 0 था तो उसकी नंबर ऑफ वेव्स 0। 4.5 टाइम के बाद नंबर ऑफ वेव्स हो जाएंगी, सॉरी 1/8 सेकंड के बाद नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं। ये मैं आपको ये देखिए यहां से लेके यहां तक 1/8 सेकंड में नंबर ऑफ वेव्स की प्रोड्यूस होती हैं 4.5, 4.5 और नेक्स्ट फिर 1/8 सेकंड और इसमें ऐड कर लें तो 2/8 सेकंड में हो जाएंगी 9। इस तरह आप हर 1/8 सेकंड में 4.5 वेव्स में ऐड करते जाएं। 3/8 के बाद हो जाएंगी 9 प्लस 4.5 और इसमें ऐड कर लें 13.5 या 13 होल 1/2, फिर 4.5 और ऐड करें 18, 22.5, 27, इसमें फिर 4.5 ऐड करें तो 31.5 और 36। और अब नंबर ऑफ वेव्स बाय ट्यूनिक फोर्क A 0 जब टाइम था नंबर ऑफ वेव्स 0, और देखिए 1/8 सेकंड के बाद इसकी वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं 4। और इसी तरह हर 1/8 सेकंड में 4 इसमें ऐड करते जाएं, क्योंकि इसमें 1/4 सेकंड में जो नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस होनी है वो 4 होनी है। तो फिर 8, 12, 16, 20, 24, 28 एंड 32, 1 सेकंड में टोटल वेव्स हो जाएंगी 32। अब देखिए कि ये वाला जो टाइम इंटरवल है 2/8 सेकंड के बाद, यानी यहां से लेके यहां तक, इसमें एक वेव का क्रेस्ट दूसरी का क्रेस्ट के सामने है, यानी दोनों की डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है। तो रिजल्टेंट वेव जो बनी है उसका डिस्प्लेसमेंट भी मैक्सिमम हो गया और यहां पर प्रोड्यूस हो जाएगी मैक्सिमम लाउडनेस। उसके बाद देखिए कि नेक्स्ट फिर 4/8 सेकंड के बाद ट्यूनिक फोर्क A की वेव्स हैं 18 और ट्यूनिक फोर्क B की वेव्स हैं 16। तो अब यहां पर फिर डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो गया, एक बार फिर लाउडनेस मैक्सिमम हो जाएगी, फिर यहां पर लाउडनेस मैक्सिमम, और इसी तरह 36 वेव्स और ट्यूनिक फोर्क B की वेव्स हो जाएंगी यहां पर 32 और एक बार फिर लाउडनेस मैक्सिमम हो जाएगी। तो बच्चों एक बार फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं कि सेम डिस्प्लेसमेंट कब होती है,
सेम डिस्प्लेसमेंट, दोनों वेव्स की सेम डिस्प्लेसमेंट तब होगी जब नंबर ऑफ वेव्स इंटीग्रल मल्टीपल हो, यानी इंटीजर में आ जाए, यानी 9, 8। तो जब ये वाली वेव्स हो जाएंगी तो डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में। ये देखिए यहाँ पर इसकी नंबर ऑफ वेव्स हैं 9 और ट्यूनिंग फोर्क बी के नंबर ऑफ वेव्स हैं 8। तो 9 और 8 जब नंबर ऑफ वेव्स हुई हैं तो डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है। और यहाँ पर देखिए कि इसकी वेव्स हैं 4.5, ट्यूनिंग फोर्क बी की वेव्स हैं 4। तो अब इनकी डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगी। तो जब एक इंटीजर नंबर ऑफ वेव्स आएंगी तो डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो जानी है और लाउडनेस मैक्सिमम हो जाएगी। और ये वाले पॉइंट जो है यहाँ पर लाउडनेस मिनिमम हो जाएगी, यानी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट 0 बन जाएगा। ये देखिए यहाँ पर 4.5 के बाद ट्यूनिंग फोर्क ए उसकी जो वेव है उसकी डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड और ट्यूनिंग फोर्क बी की डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड। तो जहाँ का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट 0 और लाउडनेस ऑफ साउंड जो है वो 0 हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो आप काउंट कर लें कि 1 सेकंड में टोटल 4 टाइम ऐसा हुआ है कि जब डिस्प्लेसमेंट सेम है, यानी लाउडनेस मैक्सिमम हुई है 1, 2, 3 एंड 4। इसका मतलब है कि 1 सेकंड में नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस हो जाएंगी 4 और 4 हर्ट्ज ही दोनों ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है। If now the two tuning forks are sounded together, a note of alternately increasing and decreasing loudness will be heard. This note is called beat, जिसको हम पहले डिफाइन कर चुके हैं। और beat note or beat, which is due to interference between the sound wave from tuning fork A and B। एक बार फिर देखिए फिगर ए शो द वेव फॉर्म ऑफ नोट emitted बाय ट्यूनिंग फोर्क ए। ये वाली फिगर ए है जो ट्यूनिंग फोर्क ए की फ्रीक्वेंसी शो कर रही है वेव्स, और ये फिगर बी है, साइड पर लिखना मैं भूल गया हूं। तो ये है वेव्स प्रोड्यूस बाय ट्यूनिंग फोर्क बी और ये फिगर सी है जो कि रिजल्टेंट वेव है। Figure B shows the waveform of the note emitted by tuning fork B when both the tuning fork A and B are sounded together. Resultant waveform is shown in figure C. At some instant x, the displacement of the two waves is in the same direction. Resultant displacement is large and a loud sound is heard. ये देखिए पॉइंट एक्स पर, ये पॉइंट एक्स है। अब दोनों वेव्स की जो डिस्प्लेसमेंट है सेम डायरेक्शन में है, रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट भी मैक्सिमम हो गया और लाउडनेस यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगी। इसके बाद फिर नेक्स्ट आफ्टर 1/8 सेकेंड द डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ द वेव ड्यू टू ट्यूनिंग फोर्क्स इज ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट of the wave due to other tuning fork resulting in a minimum displacement at y। तो बच्चों ये पॉइंट y है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट होगी और रिजल्टेंट वेव की डिस्प्लेसमेंट फिर मिनिमम यानी 0 होगी। यहाँ पर लाउडनेस भी खत्म हो जाएगी। Hence faint sound or no sound is heard। इसके बाद नेक्स्ट फिर 1/8 सेकंड के बाद क्या होगा, ये देखिए अभी हमने 1/8 सेकंड के बाद ये वाला इंटरवल नोट किया जब लाउडनेस 0 होगी और फिर नेक्स्ट 1/8 सेकंड के बाद अब लाउडनेस एक बार फिर मैक्सिमम हो जाएगी। Another 1/8 second later displacement are again in same direction and loud sound is heard again at point Z। So this means a loud sound is heard 4 times in each second as the difference of the frequencies of two tuning fork is also 4 Hz। तो ये देखिए इससे पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ डिटेल के साथ।
लाउडनेस, मैक्सिमम लाउडनेस जो है वो 4 टाइम्स सुनी जाएगी, ये जो हाईलाइट किया गया है। और दोनों ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी के दरमियान डिफरेंस भी 4 हर्ट्ज है। इसी की बेस पर हम कंक्लूड कर सकते हैं कि नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन दी फ्रीक्वेंसीज ऑफ दी ट्यूनिंग फोर्क्स। और ये पॉइंट दिया गया है कि जब इनमें डिफरेंस जो है वो 10 हर्ट्ज या उससे ज़्यादा हो जाए तो फिर 1 सेकंड में 10 या उससे ज़्यादा नंबर ऑफ बीट्स को हमारा जो ह्यूमन ईयर है वो पहचान नहीं सकता, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। तो व्हेन द डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसीज ऑफ टू साउंड इज मोर देन 10 देन इट बिकम डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज द बीट्स। बीट्स तो तभी प्रोड्यूस होंगी लेकिन हमारा जो कान है उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकेगा, सुन नहीं सकेगा, पहचान नहीं सकता उसको। तो ये लास्ट में फिर एक पॉइंट है यूजेज ऑफ बीट्स। Beats are used to tune or string instruments, musical instruments such as piano or violin, by beating a note against a note of known frequency. String can then be adjusted to the desired frequency by tightening or loosening it until no beats are हेयर। आसान अल्फाज में बता देता हूं कि अगर एक न्यूली परचेज्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और एक ऑलरेडी यूज में है ट्यूनिंग फोर्क, हम चाह रहे हैं कि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए। अब ये किया जाएगा कि दोनों जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनकी साउंड प्रोड्यूस की जाएगी। अगर दोनों में फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस हुआ तो बीट्स पैदा होंगी। तो फिर हम जो न्यूली परचेज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, उसकी स्ट्रिंग को लूज करेंगे या टाइट करेंगे, इससे फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। और ऐसा उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक दोनों को एक ही टाइम में अगर हम साउंड प्रोड्यूस करें तो कोई भी बीट प्रोड्यूस ना हो। तो जब कोई भी बीट प्रोड्यूस नहीं होगी तो इसका मतलब है कि अब दोनों स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो इक्वल हो गई है, इसलिए अब बीट्स प्रोड्यूस नहीं हो रही। तो इस तरह म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को हम ट्यून कर सकते हैं। और इसके साथ ही बच्चों ये लेक्चर अब आपका कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि आपको तमाम एक्सप्लेन किए गए पॉइंट्स को अच्छी तरह समझ आई होगी। एक बार मैं इसको डिस्प्ले करता हूं पेज वाइज। और इसके साथ ही अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।